वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम स्टीम टरबाइन का एक और कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, रीहीट फैक्टर। रीहीट फैक्टर क्या बताता है? वो हमें बताता है कि जो प्रोसेस हो रही है स्टीम के एक्सपेंशन की, वो प्रोसेस हम चाहेंगे वो प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो, क्योंकि रिवर्सिबल में अपने को जो वर्क मिलेगा सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वो प्रोसेस रिवर्सिबल तो प्रोसेस नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है रिवर्सिबल आइडियल केस के अलावा। तो प्रोसेस क्या रहेगी, इरिवर्सिबल रहेगी। तो अब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल तो है, लेकिन कितनी इरिवर्सिबल है ये अपने को कौन बताएगा? रीहीट फैक्टर बताएगा। सो इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, कि स्टीम के एक्सपेंशन की जो प्रोसेस है वो कितनी इरिवर्सिबल है, वो अपने को कैसे पता चलेगा? रीहीट फैक्टर से। क्या कहता है ये? इट इज द रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप फॉर ईच स्टेज टू द टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेज। समझते हैं इसका मतलब क्या है डायग्राम से। अपन लोग डायग्राम बना रहे हैं HS में। इसमें अपने पास ये पहला प्रेशर जहां से स्टीम ने क्या किया, एक्सपेंशन किया। फिर दूसरा प्रेशर जहां से स्टीम ने क्या किया, एक्सपेंशन किया। फिर तीसरा प्रेशर जहां पे के बीच में एक्सपेंशन हुआ। फिर चौथा प्रेशर लाइन जहां से एक्सपेंशन हुआ। तो स्टीम मतलब ये एक एक स्टेज बता रही है, पहले P1 से P2, P2 से P3। ये अपना क्या है, प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3, प्रेशर 4। तो अब स्टीम क्या होती है, टरबाइन मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। एक वेलोसिटी कंपोनेंट को छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक बार में ही पूरा बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर में एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन बाकी प्रेशर कंपाउंडिंग में और रिएक्शन टरबाइन में जो एक्सपेंशन होता है वो मल्टीपल स्टेज में, पहले थोड़ा सा एक्सपेंड करे, प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इसको घुमा दिए। फिर थोड़ा सा एक्सपेंड करे, प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर उसको मूविंग ब्लेड में भेज दिए। फिर थोड़ा सा एक्सपेंड करे, प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इसको फर्दर मूविंग ब्लेड में भेज दिए। तो अपन मानते हैं कि अपना जो शुरुआत हो रही है वो यहाँ से हो रही है। ये अपना प्रेशर P1 है। अपनी जो स्टीम से एंथैल्पी आई, स्टीम कहाँ से, बॉयलर से जो स्टीम आई उसका क्या है, ये पहला पॉइंट है, ये अपना H1 हो जाएगा। ठीक है। यहां से अपने को अपन लोग चाहेंगे कि जो एक्सपेंशन हो वो कैसा हो, एक्सपेंशन आइडियल हो। आइडियल मतलब ऐसा, ऐसा हो, मतलब आइसेंट्रोपिक हो। तो यहाँ पे अपना क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन यहाँ पे आके रुकना चाहिए पहले स्टेज में। लेकिन जो एक्सपेंशन होता है ये तो रिवर्सिबल हो गया, लेकिन इरिवर्सिबल के कारण क्या होगा, जो रियल एक्सपेंशन होगा वो ऐसा रहेगा। तो अपना जो रहेगा 1 से 2 में यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। ये 2' क्या है, आइडियल केस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब दूसरे स्टेज में क्या हुई, प्रेशर स्टीम का यहाँ तक इतना पहुंच गया, इसको मूविंग भेज में लीजिए। अब जब तीसरे स्टेज में, दूसरे स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में एक्सपेंशन इतना हुआ, अब जब सेकंड स्टेज में एक्सपेंशन होगा तो हम वापस से चाहेंगे कि एक्सपेंशन कैसा हो, आइडियल हो। आइडियल होगा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन आइडियल तो अपने को पता है होता नहीं है। तो ये कैसा होगा, वापस से ये ऐसा हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक नहीं होके क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल रहेगा। तो ये अपने को क्या मिलेगा, एक्चुअल 3 पॉइंट, और ये क्या है, आइडियल का 3'। फिर अपन लोग चाहेंगे जब फर्दर तीसरा स्टेज में एक्सपेंशन हो तो वो भी क्या हो, आइसेंट्रोपिक हो, मतलब आइडियल हो, जिससे अपने को मैक्सिमम वर्क मिले। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, होता कैसा है, ऐसा। तो अपने को जो 4th पॉइंट मिलेगा ये एक्चुअल पॉइंट और ये अपना आइडियल पॉइंट। तो अब अपन लोग देखते हैं कि ये वाला जो डिफरेंस है ये क्या डिनोट कर रहा है, पहले जो स्टेज है उसमें H1S क्या डिनोट कर रहा है, डेल H1S। मतलब डेल H1 कितना है, डेल H1S कितना दिखा रहा है, डेल H1S का मतलब क्या हुआ, डेल H1 का मतलब पहले समझिए, एंथैल्पी चेंज इन फर्स्ट स्टेज। डेल H1 मतलब एंथैल्पी चेंज इन फर्स्ट स्टेज, और S लगा दिया मतलब आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी चेंज इन फर्स्ट स्टेज। तो आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी चेंज इन फर्स्ट स्टेज कितना होगा, H1 माइनस H2', यही होगा। अब ये वाला लाइन कितना हो जाएगा, डेल H2S सेकेंड स्टेज में। तो डेल H2S कितना हो जाएगा, डेल H2S कितना हो जाएगा, H2 माइनस H3' सेकेंड स्टेज में। फिर थर्ड स्टेज में आएंगे तो ये कितना होगा, डेल H3S थर्ड स्टेज में आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप।
थर्ड स्टेज में डेल H3S, तो ये कितना हो जाएगा H3 माइनस H4 डैश। अब अपन लोग सोचें कि टोटल इंथैल्पी ड्रॉप कितना हुआ। अगर अपन लोग क्या करें, इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर दें इस तरह से, तो ये अपन लोग एक्सपेंशन कहां से कहां के बीच में करा रहे हैं, टोटल प्रेशर P1 से अल्टीमेटली कहां तक एक्सपेंशन करा रहे हैं, P4 तक, भले ही स्टेजेस में एक्सपेंशन करा रहे हैं। अगर अपन लोग डायरेक्ट P1 से P4 तक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वो चाहें, क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन चाहें, तो ये कैसा जाएगा, यहां से शुरू होकर डायरेक्ट कहां पे खत्म होगा, यहाँ पे। इसको पॉइंट दे देते हैं 4 डबल डैश। तो टोटल, अब ये वाला जो रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन डेल HTS, डेल HTS मतलब टोटल एंथैल्पी चेंज फ्रॉम इनिशियल प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर आइसेंट्रोपिकली कितना हो जाएगा, H1 माइनस H4 डबल डैश। ये हो गया अपना। अब ये तो रहा अपना क्या, आइडियल केस, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। हो कैसा रहा है, हो तो ऐसा रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक के बीच में चेंजेस हो रहे हैं, हो तो ऐसा रहा है। तो इसको अपन लोग क्या बोल दें, क्या बोल दें, H1 डेल H1A, डेल H1A, डेल H1A मतलब कि फर्स्ट स्टेज में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो एक्चुअल कितना है। अब उसको लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेज में एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो कितना है, डेल H1A मतलब फर्स्ट स्टेज में एंथैल्पी ड्रॉप एक्चुअली कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, H1 माइनस H2। अब सेकेंड स्टेज में यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, तो सेकेंड स्टेज में डेल H2 एक्चुअल कितना हो रहा है, H2 माइनस H3, और थर्ड स्टेज में एक्चुअल कितना हो रहा है, H3A, H3 माइनस H4। ये अपना हो गया क्या, एक्चुअल, और ये हो गया आइसेंट्रोपिक। तो रीहीट फैक्टर क्या कहता है, रीहीट फैक्टर RHF से डिनोट करते हैं क्यूम्युलेटिव आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप मतलब एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। क्यूमुलेटिव मतलब, अब देखिए समझिए, RSHF क्यूमुलेटिव करें तो कितना होगा, पहला आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप कितना है, डेल H1S, दूसरा आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इतना, तीसरा इतना, चौथा, तो ये तो अपना टोटल हो गया। तो अपने पास 3 क्यूमुलेटिव हो गए ये वाले हर स्टेज के। तो क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा, डेल H1S प्लस डेल H2S प्लस डेल H3S, और टोटल ये वाला क्या है, टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, तो ये क्या हो जाएगा, डेल HTS। यही आपको क्या है, रीहीट फैक्टर। और ये आपको क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। देखिए जैसे जैसे अपन ये अगर 1 से लास्ट प्रेशर तक अपने को एक्सपेंड करना था, अपन टोटल कराते तो ऐसा होता, लेकिन अलग अलग स्टेजेस में क्या हो रहा है, इरिवर्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या होगी, आपकी इरिवर्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम आप इस डायग्राम में और अच्छा समझ सकते हैं, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसमें एंथैल्पी एक्स वाई एक्सिस में है और एंट्रोपी एक्स एक्सिस में। सेम डायग्राम जो ब्लैक कलर की बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है वो यही लाइन है जो कि एक्चुअल एक्सपेंशन को शो कर रही है, और जो परपेंडिकुलर 1 से 2 डैश लाइन शो कर रही है वो क्या है, आपकी एक्चुअल नहीं, वो आइसेंट्रोपिक आइडियल हीट ड्रॉप है, टोटल फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज। इसको और समझते हैं, अगर स्टेज वाइज अपन लोग इफिशिएंसी निकालें, स्टेज वाइज इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी ऑफ स्टेज कितनी होगी, फर्स्ट स्टेज की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज में इफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट स्टेज कितनी होगी, फर्स्ट स्टेज में एक्चुअल हीट ड्रॉप कितना हो रहा है, डेल H1A अपॉन आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, तो डेल H1S, तो ये हो गई फर्स्ट स्टेज की। सेकेंड स्टेज की इफिशिएंसी निकालें अपन लोग, तो सेकेंड स्टेज की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, डेल H2A अपॉन डेल H2S, ये एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक, एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक। और थर्ड स्टेज की इफिशिएंसी निकालें अपन, तो
स्टेज वाइज इफिशियंसी, तो H3A अपॉन डेल H3A अपॉन डेल H3S यही हो जाएगी अपनी। तो अगर आप लोग माने कि सारी स्टेज इफिशियंसी 1 से S इज इक्वल टू पहली स्टेज इफिशियंसी, सेकेंड स्टेज इफिशियंसी और थर्ड स्टेज इफिशियंसी तीनों बराबर हैं, तो अपन लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या, डेल H1A प्लस डेल H2A प्लस डेल H3A इज इक्वल टू स्टेज इफिशियंसी, मतलब कंबाइंड इफेक्ट अपन लोग देख रहे हैं। स्टेज इफिशियंसी इसको सम करके डेल H1S प्लस डेल H2S प्लस डेल H3S, मतलब इनको अगर जोड़ेंगे अपन लोग तो तीनों जुड़ जाएंगे और ये तीनों जुड़ जाएंगे और स्टेज इफिशियंसी कॉमन है तो एक स्टेज इफिशियंसी अपने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या करें, डिवाइड बाय डेल HTS कर दें, लिख देता हूं डिवाइड बाय डेल HTS। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल HTS दोनों तरफ, यहां पे भी डिवाइड कर दूं डेल HTS, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये वाला टर्म क्या बना रहा है, ये वाला टर्म क्या बना रहा है आपका, देखिए मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो ये वाला टर्म आपका बना रहा है क्या, रीहीट फैक्टर। इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए स्टेज इफिशियंसी क्या होती थी, एक्चुअल हीट ड्रॉप अपॉन आइडियल हीट ड्रॉप। यहां पे क्या है, एक्चुअल हीट ड्रॉप फर्स्ट स्टेज का, एक्चुअल हीट ड्रॉप सेकंड स्टेज का, एक्चुअल हीट ड्रॉप थर्ड स्टेज का, ये HTS है। तो अगर तीनों को हम सम कर दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, ओवरऑल एक्चुअल हीट ड्रॉप मिल जाएगा। अगर तीनों को सम कर दें, ये क्या था स्टेज वाइज था, और अगर तीनों को सम कर दें तो ओवरऑल अपने को क्या मिल जाएगा, एक्चुअल हीट ड्रॉप अपॉन में ओवरऑल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। तो ओवरऑल एक्चुअल हीट ड्रॉप अपॉन ओवरऑल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअल हीट ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप क्या होता रहा, स्टेज इफिशियंसी। एक्चुअल हीट ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी हीट ड्रॉप क्या होता था, स्टेज इफिशियंसी। तो ओवरऑल एक्चुअल हीट ड्रॉप अपॉन ओवरऑल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप क्या हो जाएगा, ओवरऑल इफिशियंसी। तो ओवरऑल इफिशियंसी कितना हो गया, स्टेज इफिशियंसी इनटू रीहीट फैक्टर, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया यहां से, ओवरऑल इफिशियंसी इज इक्वल टू स्टेज इफिशियंसी इनटू रीहीट फैक्टर। तो अगर अपने को ओवरऑल इफिशियंसी निकालनी है तो स्टेज इफिशियंसी अपन निकाल के RF फैक्टर से, रीहीट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को ओवरऑल इफिशियंसी मिल जाएगी। अब रीहीट फैक्टर जो है वो डिपेंड किसके किसके ऊपर करता है, रीहीट फैक्टर डिपेंड करता है स्टेज इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल कंडीशन की स्टीम की कैसी है, इनिशियल प्रेशर कैसा है, फाइनल प्रेशर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, रीहीट फैक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इफिशिएंसी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे रीहीट फैक्टर बढ़ता जाएगा। अब रीहीट फैक्टर टरबाइन के लिए क्या रहेगा, हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी तो रहेगी, कोई भी चीज नहीं है जो कि रिवर्सिबल बना सके। तो टरबाइन के लिए रीहीट फैक्टर जो रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस पूरी फॉलो हो रही है तो रीहीट फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। तो याद रखिएगा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस रीहीट फैक्टर विल बी 1 and for irreversible process reheat factor will be greater than 1। ठीक है, तो जनरली रीहीट फैक्टर की जो वैल्यू होती है कहां से कहां लाई करती है, 1.04 से 1.08 के बीच में लाई करती है। और ये क्या है, एनओवी इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी, या इसको इफिशियंसी रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इफिशियंसी रेशियो भी कहा जाता है। और एक चीज समझ लेते हैं, अपन ने कहा आइसेंट्रोपिकली ऐसे हीट ड्रॉप होनी चाहिए, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऐसा। अगर और इरिवर्सिबिलिटी आई, इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा है तो प्रोसेस क्या होगी, और ऐसे इरिवर्सिबल जाएगी। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक जो चेंजेस आ रहे हैं ये अपना क्या है,
इंक्रीज इन रीहीट फैक्टर। यही अपना क्या बता रहा है, रीहीट फैक्टर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे रिवर्सिबिलिटी इररिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे अपना रीहीट फैक्टर बढ़ता जाएगा। अगर ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाला कर्व कौन सा है, मोर इररिवर्सिबल। तो आई होप आपको रीहीट फैक्टर क्लियर हुआ होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी रीहीट फैक्टर से कैसे रिलेट होती है ये भी क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।